हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में अपने गाउस लॉ के एक एप्लीकेशंस पर बेस्ड एक काम कर लिया था। और काम क्या कर लिया था, अपने पास याद है, एक स्फेरिकल शेल था और उसको हमने चार्ज दिया था क्यू। चार्ज कहाँ था, उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड था। और उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी उस कंडक्टर शेल के, स्फेरिकल कंडक्टर शेल के बाहर, सरफेस, इनसाइड और सेंटर पे, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था उसकी वजह से। ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं, बट बस उसमें एक थोड़ा सा अंतर ये पड़ जाएगा कि आज हमारे पास में, जहाँ पिछली बार कंडक्टर स्फेरिकल शेल था, आज हमारे पास में सॉलिड स्फीयर होगा जिसको हम लोग चार्ज क्यू देने वाले हैं। जब एक सॉलिड कंडक्टर स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल ऑफ आर हो और आप जब उसको चार्ज क्यू देते हो, तो चार्ज जो होगा जो आपने दिया है वो सारा का सारा चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे, यानी आपने चार्ज जो दिया था एक कंडक्टर स्फीयर को, वो जो भी आप इसको चार्ज दो, ये पूरा सॉलिड है भाई, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मतलब आप इसको क्रिकेट की एक बॉल मान सकते हैं जो बिल्कुल सॉलिड हो, सॉलिड। ठीक है, और जो शेल था वो फुटबॉल थी, मतलब अंदर से वो बिल्कुल खाली थी। ठीक है, तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो आप, पहले तो क्या था, आपके पास में शेल था, तो शेल था, तो जब आपने उसको चार्ज दिया था तो डेफिनेटली चार्ज कहाँ रहना था, उसकी आउटर सरफेस पे ही रहना था। बट अब बात यहाँ ये होती है कि जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा इस सॉलिड कंडक्टर स्फीयर को, आपने जो भी चार्ज दिया, ये सेकंडों में ये काम होने वाला है। सेकंड भी नहीं, बल्कि यूं कह दो कि 10⁻⁻⁸ सेकंड में ये काम होने वाला है कि जो भी आपने इसको चार्ज दिया था कैपिटल क्यू, वो सारा का सारा चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर वो उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मतलब क्या भाई, जब शेल था तो आप चार्ज अंदर तो दे ही नहीं सकते थे कि अंदर कहाँ चार्ज दोगे, वो रुकेगा कहाँ। ठीक है, लेकिन जब मैंने कहा कि सॉलिड कंडक्टर लिया मैंने और उसको मैंने चार्ज दिया, तो जो भी मैं चार्ज दे रहा हूं, मैं तो पूरे वॉल्यूम को दे रहा हूं उसको, तो जो भी मैं चार्ज दे रहा हूं वो जो वॉल्यूम पर चार्ज जा रहा था वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही उसकी बाहर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। अब ये आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है साहब, आपने जो चार्ज दिया था उसके पूरे वॉल्यूम में ना रहकर उसकी आउटर सरफेस पे क्यों आ गया, इसका कारण क्या था। तो सुनो साहब, क्या कारण होता है। देखिए, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप, मैं, हम सब जो भी काम करते हैं या किसी के लिए भी काम करते हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। यानी हम, जैसे कोई आदमी है, वो क्या चाहता है लाइफ में, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो काम करना चाहता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में कैसे आती है। सब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बट देखना कोई भी कोई आदमी मजदूर नहीं बनना चाहता है। ठीक है, क्यों मजदूर क्यों नहीं बनना चाहता, क्योंकि आजकल के दौर में स्टेबिलिटी जो काउंट होती है वो किससे होती है, पैसे से। तो जिस जगह पर थोड़ा सम्मान है, जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में थोड़ा सम्मान है, जिसमें थोड़ा पैसा है, हम वो ही लेना चाहेंगे। तो यानी हम अगर बात करते हैं कि साहब मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं, तो ठीक है, ये एक अलग बात है कि आपके मन में ये होती होगी कि साहब हमें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, बट कहीं ना कहीं बैक में एक चीज़ छुपी हुई रहती है कि आपको उसके जरिए एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक अच्छा खासा आप अर्न करते हैं, और पैसा अर्न करने से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। ये तो हमारी बात हुई, ह्यूमन बींग्स की बात हुई। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो किसी भी बॉडी को, जैसे मैंने इस बॉडी को यहां से यहां तक उठाया, ग्राउंड से उठाया इस पेन को, और मैं यहां एच हाइट तक गया। अब अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो ये तुरंत यहां से छोड़ते ही ये ग्राउंड पे जाएगा। अब ये ग्राउंड पे ही क्यों गया, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब आप एक चीज को ध्यान रखना, जहां ऐसी कभी बात आती है तो वहां स्टेबिलिटी कहां होती है, जब भी कभी आप फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो आप एक एनर्जी स्टोर करेंगे, और वो अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने पर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब किसी बॉडी में जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी, मतलब वो स्टेबल उतना कम होगा। यानी कोई भी बॉडी अगर स्टेबल रहना चाहेगी तो सबसे पहले वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करनी चाहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की कहानी क्या होती है साहब, जब भी कभी आप अगेंस्ट ऑफ द फोर्स वर्क करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी अगेंस्ट ऑफ द फोर्स। अगेंस्ट ऑफ द फोर्स काम करने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इसका उल्टा भी सही है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जब मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा
तो ये पेन भी चाहेगा कि ये स्टेबिलिटी ले। अब ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ये फोर्स की डायरेक्शन मूव करे। तो इस पर जो फोर्स लग रहा था वो लग की तरह था नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आप ये पेन नीचे की तरफ क्यों गया, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी कहां होगी, जहां आप फोर्स की डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, ठीक है, एज पॉसिबल है, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फोर्स की डायरेक्शन में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो अगर ये यहां और यहां और यहां तीन जगह बात करता हूं, तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें और इसमें कहां होगी, यहां इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां कंपेयरली कम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं आपको कि साहब एक चार्ज मैंने यहां रखा हुआ है, एक चार्ज मैंने यहां रखा हुआ है, बात को समझना आप मेरी, इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। अब ये दोनों चार्ज जो होंगे, अब आपने इसको यहां लाके छोड़ दिया, तो भाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो आप इनको लेके आए होंगे ना, यहां रखा होगा ना। तो जब आप इनको लाके यहां रख रहे थे उस वक्त इन पर फोर्स कौन सा लग रहा था, इस डायरेक्शन में। अब आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट ऑफ द फोर्सेस को यूं ला रहे हो, तो बताओ इनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों हो रही है, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट पे वर्क करने पे आपने इनको यहां लाने में आपने एक एनर्जी स्टोर कर दी, वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल इनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब ये क्या करेंगे साहब, ये किधर किधर मूव करेंगे, तो इनकी पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, के क्यू यानी Q1 Q2 कह देता हूं। चलो ये चार्ज अपना Q1 है, ये चार्ज अपना Q2 है, और ये R, ठीक है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है साहब इनके बीच में। अब अगर आप इस R को और कम करते हो, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस आप लेने वाले हैं, इस डिस्टेंस को अगर आप और कम करते हो, ये R अगर और कम किया जाएगा आपके द्वारा, तो R कम करने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगी। तो जैसे ही आप इनको यहां लाके छोड़ोगे, ये तेजी से, अब ये यूं ही क्यों गए, तो मैंने क्या कहा, जब आप इनको पास में ला रहे थे फोर्स यूं लग रहा था, अगेंस्ट ऑफ द फोर्स वर्क करने पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होगी। अब क्या होगा साहब, जब आप इनको यहां से छोड़ दोगे फ्रीली, तो ये यूं जाएगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो कि सर दे आर रिपेल्स, ये रिपेल करेंगे, बट मैं उसी बात को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। ये स्टेबिलिटी की चाहत में, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये दोनों जो थे चार्ज, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। अब कहां जाएंगे वो छोड़ो तुम, ये जितना दूर जा सकते हैं, जितना दूर जाएंगे उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। ऐसे ही बात सुनो, मान लो एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, भाई ये यहां रखे हुए हैं। अब आप बताओ तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 ये माइनस का Q2 अपॉन ऑफ R इजकल टू U। अब आप बताओ ये दोनों एक दूसरे के पास में क्यों आएंगे, तो आप क्या कहोगे साहब, आप क्या बोलोगे, आप बोलो साहब दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, तो अगर मैं इन दोनों को यूं ले जाता हूं, फोर्स कैसा लग रहा है इनमें, यूं, अगेंस्ट ऑफ द फोर्स लेके जाऊंगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही मैं इनको यहां छोड़ूंगा, ये इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अगेंस्ट ऑफ द फोर्स वर्क करके इनमें एक एनर्जी स्टोर कर दी, और एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब फोर्स की डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे, तो इनमें फोर्स यूं लग रहा है, तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे ताकि ये स्टेबिलिटी को अटेन कर सके, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। यानी सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। तो बात अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स की, या हम लोग आप लोगों की बात करें, तो हमारी स्टेबिलिटी के तरीके अलग होते हैं। बट अगर आप नॉन लिविंग चीज़ों की बात करेंगे, इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे, तो यहाँ स्टेबिलिटी कहाँ होती है, तो यहाँ स्टेबिलिटी है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब मैं आपको यहाँ बहुत आसानी से समझा सकता हूँ मेरी इस बात को, कि जब आपने, बस यही अंतर है, सिर्फ इतना सा ही अंतर है, चार्ज्ड कंडक्टर शेल और सॉलिड कंडक्टर स्फीयर के अंदर, कि आपको वहां पर यह नहीं बताना पड़ता था कि जब आपने एक शेल को चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे क्यों गया। वहां आपने मान लिया था कि हाँ साहब आउटर सरफेस पे जाएगा, बट जब मैं सॉलिड कंडक्टर स्फीयर लाऊंगा ना, तब सारा का सारा चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे क्यों जाएगा, मुझे इस बात को समझाना पड़ेगा। आओ समझते हैं। वैसे अपन बात को क्लियर कर चुके हैं, आ गई अपने बात समझ में। देखिएगा साहब, जब मैं इस सॉलिड, मान लो ये सॉलिड था मेरे पास और इसको मैं चार्ज देता हूं, ये मैंने इसको चार्ज दिया साहब, ये मैंने इसको चार्ज दिया। अब ये चार्ज सिमिलर चार्ज है, ठीक है।
अब इस सिमिलर चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन फोर्स। अब रिपल्सन फोर्स की प्रेजेंस में जब ये चार्ज आएगा, आपने ये चार्ज ये दिया, पूरा वॉल्यूम में चला गया ये चार्ज, अब ये चार्ज दो चार्ज पास आ गए, इनके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स की प्रेजेंस में मैं ये कहना चाहता हूं कि चार्ज अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, चार्ज जो आप दे रहे हो, जो आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज इज अ क्वांटिटी, जो आप चार्ज दे रहे हो वो चार्ज, अच्छा कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो भी कर सकता है, तो आप जो भी चार्ज दोगे वो फ्लो भी होगा। तो चार्ज जो होगा जो आपने दिया है और वहां उन चार्जेस के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। और एक बात तुम समझ लो, फोर्स ऑफ रिपल्सन की प्रेजेंस में पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम होगी जहां की दो चार्जेस के बीच में एज पॉसिबल एज डिस्टेंस मैक्सिमम हो पाए। तो आपने जो चार्ज दिया किसको था? इसको। अब दो चार्जेस के बीच में यहां पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां हो सकती है? नेचुरली सरफेस पे। तो यहां जो ये दो चार्ज थे, इन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कहां हो सकती है? कि ये चार्ज तो यहां पहुंच जाए और ये चार्ज यहां पहुंच जाए, तो ये चार्ज यहां पहुंचेगा और ये चार्ज यहां पहुंचेगा, और ये सारा का सारा काम हो जाएगा 10⁻⁸ सेकेंड में। यानी आपने जो मैंने इन दो चार्ज के लिए बताया, ये सारी चार्जेस के लिए कहानी लगेगी। तो जो चार्ज आपने दिया था वो 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर अंदर इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो अपन इस बात को कैसे कहेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो किस तरह से समझेंगे? तो मैंने कहा कि सपोज मेरे पास में एक आर रेडियस का सॉलिड कंडक्टर स्फीयर था और मैं उसको चार्ज क्यू देता हूं। तो जो मैंने चार्ज क्यू दिया है वो 1 मिनट के लिए समझ लो कि वो सिर्फ एक क्षण के लिए, मतलब 10⁻⁸ सेकंड से भी कम टाइम के लिए, वो उसके पूरे वॉल्यूम में जो स्प्रेड हुआ था वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। अब इसका रीजन क्या है? रीजन भी लिख दो। इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम होगी जहां पर कि दो चार्जेज के बीच में डिस्टेंस एज पॉसिबल एज मैक्सिमम हो, और दो चार्जेस जो आप दे रहे हो सॉलिड कंडक्टर स्फीयर को, उसके अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है दो चार्जेस के बीच में वो तभी हो सकती है जबकि वो कहाँ जाए? सरफेस पे जाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को अटेन करते हुए सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो जो आप दे रहे हो क्वांटिटी के रूप में, वो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने वाला है। ये बात आपको क्लियर कट लिखनी पड़ेगी बोर्ड के अंदर। बाकी अगर आप नीट और जेई की बात करते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपके किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और सारा का सारा जो चार्ज होता है वो उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। कोई सा भी कंडक्टर हो उसके अंदर चार्ज इनसाइड नहीं हो सकता, शेप कैसा भी हो, सारा का सारा चार्ज दोगे वो आउटर सरफेस हो जाएगा। बाकी बोर्ड के अंदर अगर आप बात करोगे तो आपको ये रीज़न जरूर से लिखना पड़ेगा। यही अंतर है, बस इतना सा ही अंतर है एक शेल में और एक सॉलिड स्फीयर में। ठीक है, अगर मैं आपको एक आर रेडियस का ठीक है, और आपको बताऊंगा नहीं क्या है, एक आर रेडियस का स्पेशल और आर रेडियस का ही मैंने एक ले लिया है, ये भी आर रेडियस का है और ये भी आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर, दोनों को मैंने चार्ज दिया, दोनों में चार्ज आउटर सरफेस पे है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप इसमें से मुझे ये बताएं कि कौन सा तो शेल है और कौन सा स्फीयर है, तो आप इसमें कभी भी सॉलिड स्फीयर आप ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि दोनों के अंदर ही चार्ज उनकी आउटर सरफेस पे जाएगा। ठीक है, आप केवल एक ही तरीके से बता सकते हैं, कौन से वाले तरीके से? आप उनको उठा के देखें, जो भारी होगा एक ही मटेरियल के बनाओ मान रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भारी होगा वो सॉलिड है, जो हल्का होगा वो ये होगा, बाकी आपका कोई अंतर आप नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ यहीं पे कि आपके पास आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है, कंडक्टर है, ठीक है, और एक आर रेडियस का सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों में से किसे चार्ज ज़्यादा दे सकता हूं, तो भाई देखो दोनों को चार्ज बराबर ही दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है चार्ज को गेन करने की, यानी कि दोनों सेम चार्ज को गेन करेंगे। यानी आप सॉलिड कंडक्टर स्फीयर और स्फेरिकल शेल में कंपेरिजन करते हो, रेडियस दोनों के बराबर रखते हो, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं सॉलिड को ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ, यानी सॉलिड स्फीयर को ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है, तो ये आपकी भूल होगी। आप दोनों को बिल्कुल बराबर ही चार्ज दे पाएंगे। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब, अब बात को समझें। जैसे मैंने कहा आपको, ठीक है, मेरी बात को समझें, दो घटनाएं बताता हूं, रियल घटनाएं हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऐसे में क्या करेंगे। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आपको एक घटना बताऊंगा, ठीक है, दो घटना बताऊंगा, दोनों रियल होंगी। ठीक है,
अब आप समझें साहब, पहले तो मैंने पूछा आपसे कि सपोज आप अपनी कार से ट्रैवल करते हुए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कार से आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते आप कहीं जा रहे हैं और यही बारिश का मौसम है और घनघोर बारिश हो रही है और बिजलियाँ कड़कड़ा रही हैं और बिजली गिरने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और सपोज करो कि एक आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, एक बिजली, ठीक है, वो जो है वो आपकी गाड़ी पे गिर गई। तो आप बिजली से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, कार से उतरकर सड़क पर बीचों बीच में लेट जाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कार में बैठे रहेंगे और शीशे ऊपर चढ़ा लेंगे। तीसरा ऑप्शन, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। चौथा ऑप्शन, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बताएं साहब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे साहब? हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे साहब, कार के जो शीशे हैं वो ऊपर आप चढ़ा लो, जो उसके जो विंडोज़ हैं उसके ऊपर जो आपके शीशे लगे होते हैं वो आप उनको ऊपर चढ़ा लें, क्योंकि जो हमारी कार है वो एक कंडक्टर है। ये इसके व्हील भी हैं। अब अगर ये बिजली गिर रही है, बिजली गिर रही है मतलब चार्ज आ रहा है। अब जो चार्ज आएगा वो चार्ज कहाँ फैल जाएगा? इसकी आउटर सरफेस पर, जहाँ जहाँ मेटल है वो सारा सारा मेटल उसकी आउटर सरफेस पे फैलेगा और आप इसके अंदर सेफ रहेंगे। बट आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट आपको आउटर सरफेस से टच नहीं करना है, अदरवाइज वो करंट आपके अंदर फ्लो हो जाएगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है ना। ये घटनाएं काफ़ी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बस में सफ़र कर रहा है आदमी, ठीक है, और बस के ऊपर छत पे बैठा हुआ है और उसका अगर बिजली की तारों से उसका हाथ टच कर गया तो उससे होता हुआ करंट पूरी आउटर सरफेस से फैलेगा, ठीक है। अंदर अगर एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है तो उसको कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फैराडे के नाम पे पूछा जाता है। फैराडे ने चार्ज पे बहुत अच्छा काम किया कि एक क्वेश्चन है, फैराडे एक धातु के मेटल के पिंजरे में बैठा हुआ है, नॉन कंडक्टर स्टैंड के ऊपर खड़ा है। जैसे हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लकड़ी के वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब मैं अगर इसमें करंट फ्लो कर दूं तो मेरा क्या होगा? अगर मैं इसे चार्ज दे दूं तो मेरा क्या होगा? तो साहब मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेटल को जो भी चार्ज दिया जाएगा उसकी आउटर सरफेस पे जाएगा। ऐसी ही दो घटनाएं बता देता हूं तुम्हारे को, और दो घटनाएं क्या है, वो रियल घटनाएं हैं, वो सुनो। क्या था साहब, एक चुंगी नाके जो होते हैं जहां आपसे किसी भी सिटी में घुसते वक्त एक टैक्स लिया जाता है। जैसे आप अजमेर से पुष्कर जाते हो तो पुष्कर घाटी में आप जो है क्रॉस करने के बाद में आप वहां जब पहुंचोगे तो एक जगह बनी हुई है जहां वो आप टोल टैक्स कहते हो उस शहर में घुसने का। मतलब वो 10 रुपये 5 रुपये आपसे अपनी गाड़ी के हिसाब से लेगा। अगर आप पुष्कर के हैं तो नहीं लेगा, लोकल है तो नहीं लेगा। बट अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपका गाड़ी नंबर वो देखता है, आपको रोक लेता है, आपसे वो पर्ची काटता है 10-20 रुपये की, ठीक है। इसको कहा जाता है चुंगी नाका। तो पुराने टाइम में ये जो चुंगी नाके होते थे, ये जो आपने दूध की डेयरियाँ बनी होती है, दूध की डेयरियाँ देखी होगी आपने कि जो डेयरी जो आपके पास में है, आपने सरस डेयरी कि उसकी जो बनी होती है वो देखा होगा आपने, वो मेटल की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। ऐसे ही वो उनके चुंगी नाके वाली जो चीज़ें होती थी वो भी इसकी बनी होती थी। अब एक आदमी था उसमें 60 मतलब लगभग 60 साल का आदमी था वो, उसके अंदर उसकी ड्यूटी थी वहाँ पर और उसको एक खाट पे वो लेटा हुआ था, ठीक है, रात का टाइम था। अब क्या हुआ साहब, उसके ऊपर से उसकी जो वो केबिन थी, उस केबिन के ऊपर से एक हाई टेंशन वायर पास हो रहा था। अब वो हाई टेंशन वायर जो पास हो रहा था, क्या हुआ, वो वायर टूटा और सीधा वो गिरा किसके ऊपर? केबिन के ऊपर। अब करंट फैल गया किसमें? किसमें? पूरा उसकी आउटर सरफेस पे। अब जब करंट फैलना लगा उस केबिन के आउटर सरफेस में तो तड़ की आवाज़ आई। चार्ज जब फ्लो होता है तो आवाज़ आती है साहब, है ना। तो उसके चार्ज के फ्लो होने की आवाज़ भी आई और जो उसकी आउटर सरफेस पे जो कुछ पोस्टर वोस्टर लगे हुए थे या कुछ और भी चीज़ें लगी हुई थी वो एकदम जलने लगी। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था वो एकदम घबरा गया और घबरा के वो खाट पे बैठ गया। खाट पे बैठ गया मतलब खाट किसकी थी? खाट बोल रहा हूँ मैं, पलंग नहीं बोल रहा हूँ, खाट। खाट पुराने टाइम में जो खाट होती थी वो खाट थी और उसके ऊपर बैठ गया साहब, ठीक है। और वो घबराता रहा, मतलब उसकी डर के मारे घिग्गी बन गई, जानते हो ना घिग्गी बनना, मतलब उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डर लगा। अब बात आती है कि साहब उसका क्या हुआ होगा, ठीक है। फैराडे का तो फिर भी एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये तो एक रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ साहब कि जब लोगों को पता लगा साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है और इतना खतरनाक, मतलब जो इतना हाई पावर का जो वायर था उसका गिरना, तो उस आदमी का बचने के कोई चांसेस ही नहीं थे, ठीक है। अगले दिन अखबारों में आया था कि जाकोरा, मतलब वो आदमी सुरक्षित बचा, ठीक है। जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने आके अपनी जो लाइट है वो बंद करा और वो आदमी जो था वो बिल्कुल सुरक्षित मिला। और लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है। तो बात क्या आई साहब, हुआ क्या था उस जगह?
कौन सी घटना हुई थी कि वो जो चार्ज आया था, वो सारा का सारा जो चार्ज था, जो भी चार्ज था, वो सारा का सारा चार्ज जो था वो उसकी आउटर सरफेस पर फैल गया था, और वो खाट पे बैठे होने की वजह से कोई भी चार्ज को फ्लो उस खाट ने नहीं होने दिया, उस आदमी तक कोई चार्ज नहीं पहुंचा, और वो इस तरह से अपना बचाव कर पाया। तो एक क्वेश्चन तो बनता है इमेजनरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता है इमेजनरी, और एक क्वेश्चन था अपना फैराडे वाला जो इमेजनरी क्वेश्चन है, एक ये रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। क्या होगा, मेरा मेन एम था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता पाऊँ कि कभी भी आप कार से सफ़र कर रहे हो, किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हो जहाँ बिजलियाँ जनरली गिरती हैं, अगर आप कार से सफ़र कर रहे हो तो आप बॉडी के सारे पार्ट्स को आप कार के अंदर, बस के अंदर ही रखिएगा, और कार के जो शीशे हैं उनको आप ऊपर चढ़ा लें, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे अगर आपकी कार के ऊपर बिजली गिरती है तब भी। ठीक है, तो ये रीज़न था साहब कि जब भी किसी कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो चाहे जितना भी आप चार्ज देते हो वो अपनी कैपेसिटी तक सारा चार्ज को अपनी सरफेस पे लेगा, देन वो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी यानी कैपेसिटर के चैप्टर में, वो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो हाँ साहब, अब सुनिए साहब, आपने अंतर मैंने आपको बता दिया कि क्या अंतर है एक कंडक्टर शेल और एक सॉलिड कंडक्टर स्फीयर में, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाएगा। एक में आपको आउटर सरफेस पे क्यों गया सॉलिड कंडक्टर में उसका रीज़न बताना पड़ता है, जबकि शेल में आपको कोई रीज़न नहीं बताना होता। बस इतनी सी बात का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यहाँ चार्ज चला गया है साहब, ये आर रेडियस का था। अब आप मुझे बताएं, ये आर रेडियस का सॉलिड कंडक्टर स्फीयर है, ये सॉलिड है बिल्कुल साहब। अब मैंने इसको जो चार्ज दिया वो सरफेस पे जा चुका है, मुझे इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। अब आपके पास में ये, अब ये मान लो ये सॉलिड है और आपने इसको चार्ज दिया, ये इसकी आउटर सरफेस पे आ चुका है, कैपिटल क्यू चार्ज आपने दिया है। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ कहाँ फाइंड करनी है दोस्त, नेचुरली इसके बाहर, वही कहानी आएगी। अब रिपीट हो रहा है ये सब, सरफेस पे, इनसाइड और सेंटर पे। ग्राफ भी वैसा का वैसा आएगा, बट क्योंकि अगर आप बोर्ड में हैं तो मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, और अब थोड़ा तेज करेंगे अपन, है ना, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में अपन टाइम लगा चुके हैं, पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ मैं आपको ये चीज़ें तेज कराऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों की तरफ नहीं देखूंगा, मैं केवल बोर्ड की तरफ देखते हुए काम करूँगा। तो आप फटाफट समझ जाना, ठीक है, कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जो बातें मैं बता चुका हूँ वो रिपीट नहीं करूँगा, वो सारी बातें वहाँ से आएगी। तो मैंने कहा था पहले ही कि आपको 4 प्रूफ करोगे तो ऐसे के वैसे आपके पास लगभग 12 प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं साहब, मुझे बाहर निकालना है। पहला पॉइंट जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है वो बाहर है, मतलब R इक्वल टू R है। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं सरफेस पे तो R इक्वल टू R है। तीसरी बात, अगर आप इनसाइड, इस कंडक्टर के इनसाइड अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की इच्छा है तो R इज लेस देन टू R होगा। और चौथी बात, सेंटर पे अगर आप निकालते हैं तो R इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि साहब आपको इंटेंसिटी निकालनी है इसके बाहर, P पॉइंट पर। P पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो ये जो आपका P पॉइंट है वो ये रहा साहब, और आपको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, उस पॉइंट से होते हुए पास होते हुए आपको गाउसियन सरफेस, और यहाँ गाउसियन सरफेस मानेंगे आप स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अब बनाई साहब आपने। ठीक है, ये गाउसियन सरफेस जो होनी चाहिए वो हमेशा सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके जितना लेफ्ट में है उतना राइट में होना चाहिए, उसके जितना ऊपर है उतना नीचे होना चाहिए। यानी याद रखना भी इस बात को, ये जो सरफेस होती है गाउसियन सरफेस, ये एक तो स्क्वायर यूनिवर्सल लॉ को फॉलो भी करनी चाहिए और ये सिमेट्रिकल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा साहब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। अब मैंने कहा भाई ये जो आपकी गाउसियन सरफेस आपने बनाई है, ये जो बनी है स्मॉल r रेडियस की जो बनी है, इसके हर एक पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस सेम होने की वजह से पूरी गाउसियन सरफेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, मुझे एक बात तो पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेट वाइज बिल्कुल सेम, और डायरेक्शन में कैसा होगा, रेडियल। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बात करने वाला हूँ, यहाँ मैं इस तरह से देखें, अंदर मैं डॉटेड बना रहा हूँ और बाहर अगर आप देखोगे तो मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। आप समझ गए हैं मेरा मतलब क्या है। इसका मतलब इस कंडीशन में भी इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आने वाला है और बाहर और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई गाउस लॉ जो होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालता है दोस्त, वो गाउस लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालता है, गाउस लॉ केवल फ्लक्स निकालता है।
अब मैं फ्लक्स को फिर मैं मेरे हिसाब से उस रिजल्ट को मॉडिफाई कर देता हूं। मैंने कहा भाई गाउस लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक तो ये देखना और एक मेरे अकॉर्डिंग देखना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसमें मैंने एक स्मॉल एरिया डी ए की इमेजिन करी। भाई डी ए की डायरेक्शन वही होगी जो कि होती आई है आज तक, और ये आपकी ई की डायरेक्शन है। इस छोटे से एरिया को जिसको कि आपने गाउसियन सरफेस में माना है, मान लो फुटबॉल के ऊपर जो वो आपका छोटा सा बहुत सारे जो पार्ट में बनी होती है फुटबॉल, बहुत सारे पार्ट की सिलाई करके फिर बिल्कुल गोल बनाया जाता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, उसमें जो डी ए की उसके एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ऐसे होती है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही जा रही है। तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो डी फाई इजल टू हुआ दोस्त मेरे ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को जब आप खोलोगे तो आपके पास आएगा डी फाई इजल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, ई और डी के बीच में एंगल है। लेकिन इस सरफेस पर अगर मैं देखता हूँ तो ई और डी ए जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ई डी ए के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा इजल टू जीरो हो जाएगा, यानी डी फाई इजल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई डी ए। ठीक है, यानी टोटल ऑफ फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना होगा साहब, छोटी सरफेस से इतना निकल गया तो पूरी सरफेस से कितना निकलेगा, भाई मुझे क्या पता, मैं तो छोटी छोटी सरफेस का हर छोटे छोटे पार्ट का डी फाई को ऐड कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी फाई इज इक्वल टू ये लगाऊंगा, ये एस, ये आपका ई डी ए आएगा, और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू जब मैं काम करूंगा ये ई मेरा बाहर आया, ये एस और ये मेरा डी ए। अब मैं जब डी ए जब ऐड करूंगा, और आपने पहले बोला कि आर रेडियस का स्फीयर आपने माना है, तो ये आपका आ जाएगा पूरा इसका सरफेस एरिया। तो फाई इज इक्वल टू मेरे हिसाब से आ गया ई इंटू 4πr²। यहाँ मैंने कहा साहब हमारे हिसाब से जो फ्लक्स निकलेगा वो ये निकलेगा, ये हम कहते हैं कि ये फ्लक्स निकलना चाहिए इस गाउसियन सरफेस से। बट आपके गाउस लॉ क्या कहते हैं साहब, गाउस क्या कहता है साहब कि जो फ्लक्स निकलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। गाउस क्या कहता है साहब, जो फ्लक्स निकलेगा वो एनक्लोज चार्ज और एफ नॉट का रेशियो होता है, यानी एनक्लोज चार्ज कितना है वो मुझे पहले से पता है, क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब वही राम कहानी वापस कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम चार्ज और सेम सरफेस से फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। जब दोनों एक ही चार्ज की वजह से एक ही सरफेस से फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है तो दोनों बराबर होंगी। मतलब चीज क्या आएगी, आपकी आएगी ए इंटू 4π ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट, यानी आपका ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ 4π ऑफ आर स्क्वायर क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट, यानी आपकी ई इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ऑफ 4π एफ नॉट क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, यानी ई इज इक्वल टू हो गया दोस्त के क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो आपका आर कैप रिजल्ट ऐसे आया है जो अपन पहले ही बोल चुके हैं कि होल चार्ज विच इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर स्फीयर इज बिहेव्स लाइक दैट, कि वो सारा चार्ज उसका सारा का सारा चार्ज जो है उसकी सरफेस पे ना होकर उसके सेंटर में, वो का वो सेम रिजल्ट है। ठीक है, इसके आगे की बात अब देखिए साहब, ये वाली बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूँ, जरूरी है, पहले अपन बहुत आराम से बहुत डिटेल में इन चीज़ों को देख चुके हैं। मैंने कहा था कोई कहते हैं कि साहब पॉइंट पी से पास होते हुए गाउसियन सरफेस की इमेजिन करी, फिर आपको बतानी होती है गाउसियन सरफेस क्या होती है, ये सारे काम वो की हुई है। गाउसियन सरफेस क्या होती है साहब, गाउसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो इमेजिनरी होती है, क्लोज होती है, हमेशा उस पॉइंट से पास होती है जहां आपको ज्ञात करना होता है, मालूम करना होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात मेरी खत्म हो गई। अब अगला पॉइंट देखिए साहब, अगला पॉइंट क्या आने वाला वो मैं इसी में करूंगा पूरा। ठीक है, यानी अब आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर इस स्फीयर के बाहर निकाल चुके हो, वो रिजल्ट किया आ चुका है। अब आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पर, इस स्फीयर की सरफेस पे, मतलब ये लो साहब आपको इसकी सरफेस पे इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और यहाँ जब हम इसकी सरफेस पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो डेफिनेटली ये मेरा पॉइंट आ गया, यहाँ मैंने उस पॉइंट को ले लिया, ये लो साहब ये रहा मेरा पॉइंट पी। अब आपको क्या करना होगा साहब, आपको जब सरफेस पे निकालना है तो इस जगह पर आपको पॉइंट पी से पास होते हुए गाउसियन सरफेस की इमेजिन करनी है। ये लो हुजूर, ये आपने गाउसियन सरफेस की इमेजिन कर लिया। अब इस बार जो गाउसियन सरफेस की रेडियस और आपके सॉलिड कंडक्टर स्फीयर की रेडियस जो है दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर इस जगह पर क्या करना होगा, करना क्या होगा साहब कि आपको ये आपने मान लिया, अब आपको यहाँ क्या बोलना होगा, बोले साहब ये जो आपका जो पॉइंट पी था जो कि गाउसियन सरफेस पे आ चुका है, इस पे हमें एक बात पता है, यानी पूरी गाउसियन सरफेस के लिए बात पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो मैग्नेट वाइज सेम होगा, रेडियस वाइज कैसा होगा, रेडियल होगा। मैंने फिर कहा कि गाउस लॉ से हम लोग केवल क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। अब इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया डी ए की इमेजिन कर लिया साहब, ये लो जी, और ये मेरे डी ए की डायरेक्शन हो गई, ये मेरे ई की डायरेक्शन है। ठीक है, मैंने कहा इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इतना ही निकलेगा, डी फाई इजल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। इस छोटी वाली सरफेस पे ई और डी ए पैरेलल है, थीटा इजल टू 0 हो जाएगा, डी फाई इजल टू ई डी ए हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर फाई इजल टू वो आपका टोटल जितनी भी सरफेस आपने मानी छोटी छोटी सरफेस उन सबका सरफेस इंडिकेशन लूँगा, और यहाँ से आपका ई डी ए करूँगा, ये ई बार आएगा। अब की बार लेकिन जब मैं डी ए ऐड करूँगा तो अब की बार मेरा जो डी ए आएगा वो जो सरफेस एरिया आएगा वो सरफेस एरिया हो जाएगा पूरा इस गोले का, इस वाले का, जो कॉन्साइड दोनों एक दूसरे पर कर गए, आर इजल टू आर हो चुका है। बट ज़्यादा यथार्थ ज़्यादा सही कौन सा है, 4π स्मॉल आर स्क्वायर नहीं लिखो, वो तो इमेजिन किया है स्मॉल आर, तो ये तो कैपिटल आर तो आपके सामने है, तो यहाँ आपको लिखना होगा 4π ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर। एग्री,
अब मैंने कहा साहब आपको यहां से कि गाउस के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गाउस कहता है साहब एनक्लोज चार्ज क्या है, Q अपॉन एफ नॉट। इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, तुम भी वही बात कर रहे हो जो हम बात कर रहे हैं, तुम जो कहना चाह रहे हो वही हम कहना चाह रहे हैं, मतलब हम दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलो भैया इसको हटाओ यहाँ से, ये आर स्क्वायर लगाओ, ये यहाँ से इसको लाओ, और ये यहाँ से इसको यहाँ लगा दिया आपने, तो यहाँ आपका रिजल्ट बन गया दोस्त मेरे के क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर क्या। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय हो। ये सरफेस का रिजल्ट आ गया दोस्त, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस रिजल्ट के बाद में, भाई ये तो वो वाली बात आ गई, जब पॉइंट बाहर था या जब पॉइंट सरफेस पे था, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो पॉइंट कहाँ था, गोले के बाहर, स्फीयर के बाहर, तब भी, और जब सरफेस पे तब भी, दोनों वक्त जो चार्ज स्प्रेड है कहां पर, इस सॉलिड स्फीयर पर, वो ऐसे बिहेव करता है कि वो सरफेस पे ना होकर सेंटर पर वो लाई करता है। मैंने कहा बिहेव करता है ऐसे जैसे वो है सेंटर पे, सरफेस पे ना होकर। इस बात का अर्थ क्या था, इस बात का मतलब क्या था, मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं पिछले लेक्चर से, इसलिए यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं। बट ये बात बिल्कुल सत्य है साहब कि अगर हमारा पॉइंट P जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर वो गोले के बाहर है, और अगर वो पॉइंट जिस पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, अगर वो पॉइंट जो है वो इस गोले की सरफेस पे है, तो इस स्फीयर पर फैला हुआ सारा का सारा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो इसकी सरफेस पे ना होकर उसके सेंटर पर है। बट देखते हैं असली चीज़ क्या है। अब मैं बात करता हूँ, अंदर जाऊँगा गोले के अंदर, और मुझे कहा गया है कि आप निकाल दो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ से डिस्टेंस आपकी स्मॉल r ली गई है। अब की बार आपका r इज लेस देन टू कैपिटल R। हो गए हैं आप लोग तैयार? तो आ जाओ साहब, आप पॉइंट P पर बात करते हैं। पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर आपको निकालनी होगी, और वो जो भी होगी मुझे नहीं पता क्या होगी, ठीक है। बट मैंने एक हिंट दे रखा है, मैंने अंदर डॉटेड लाइन बता रखा है। इसका मतलब मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब रिजल्ट वही आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिल्कुल फोटोसेट कॉपी है। जहाँ जहाँ आपने पिछले क्वेश्चन में, पिछले प्रूफ में, जहाँ जहाँ आपने स्फेरिकल शेल जमाया था, वहाँ वहाँ आप वो स्फेरिकल शेल वाला वर्ड हटा दो, वहाँ सॉलिड कंडक्टर, चार्ज सॉलिड कंडक्टर लिख दो। आपका प्रूफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है, सिर्फ बात का मतलब बदला है, सिर्फ एक अर्थ बदला है, बाकी और कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा था पॉइंट P से पास होते हुए एक गाउसियन सरफेस की इमेजिन करो। ये लो सब गाउसियन सरफेस की इमेजिन कर लिया। तो पॉइंट P से पास होती हुई गाउसियन सरफेस मेरे आ गई। गाउसियन सरफेस क्या होती है, एक इमेजिनरी होती है, क्लोज सरफेस होती है, हमेशा उस पॉइंट से पास होती है जहां मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब ये आ गया साहब। अब मैंने कहा यहाँ एक स्मॉल एरिया मान लिया जाए, स्मॉल एरिया पर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, E और DA दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। हमेशा किसी भी स्फीयर पर आप देखोगे तो जो चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका DA है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, नेट फ्लक्स जो निकलेगा उसकी बाद में बात करेंगे, पहले d फाई की बात तो कर ले। वो आपका E डॉट DA होगा, और ये E डॉट DA जो होगा वो E DA cos ऑफ थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो आपका d फाई होगा, d फाई आपका कितना हो जाएगा दोस्त, d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका DA, ठीक है। अब मैंने कहा साहब पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, आराम से कर, जल्दबाजी मत कर। ये लो, ये लो, ये लो, ये पूरा d फाई, ये लो साहब, ये पूरा d फाई, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, फाई इज इक्वल टू आपका, ये लो, ये आपका EDA, यानी फाई इज इक्वल टू आपका E बाहर, और ये अब क्या DA ऐड करेंगे तो छोटा वाला स्फीयर आएगा। छोटे वाला स्फीयर क्या, सरफेस एरिया करना होगा, नेचुरल इसकी रेडियस आपने स्मॉल r मानी है, तो फाई इज इक्वल टू आपको हो गया E इंटू 4πr²। ये इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या कहता है साहब, जो फ्लक्स होगा वो एनक्लोज चार्ज, इनसाइड चार्ज ऑफ द गाउसियन सरफेस और एप्सिलॉन का रेशियो का। अब अगर आप यहां देख रहे हो चार्ज सारा कहाँ है, बाहर है, यानी इस अंदर वाली जो ये रेड स्फीयर जो मैंने बनाया है इसमें एनक्लोज चार्ज कितना है, वो तो 0 है, यानी आपका जाएगा 0 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब एक इक्वेशन कहती है कि फ्लक्स ये होगा, ये हमने निकाला ये होगा, यहां E हम मान रहे हैं E होता तो ऐसा होता, ठीक है। अब गाउस कहता नहीं साहब फ्लक्स तो 0 होगा। इसका मतलब हम एक ही सरफेस, एक ही चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, यानी E इंटू 4π ऑफ r² इज इक्वल टू 0। फिर अपनी वही राम कहानी कि अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो पहली 0 होगी, या दूसरी 0 होगी, या दोनों ही 0 होगी। यहां भैया मेरे 4πr² 0 नहीं है। क्यों नहीं? अरे तू खुद ही तो बोल रहा है यार, r रेडियस का एक स्फीयर माना है,
आर रेडियस का, तो जब आर रेडियस का स्फीयर आप मान रहे हो तो फिर 4/r² कैसे जीरो होता है? इसका मतलब जिसकी वजह से जीरो हो रहा है वो ई है, यानी ई इजिकल टू जीरो है, मतलब ई इनसाइड जीरो है भैया। तो ई इनसाइड अगर जीरो है यानी इस स्फीयर के अंदर जीरो है, तो भैया सेंटर भी तो अंदर ही होता है, तो सेंटर पे भी तो जीरो होगा, यानी ई ऑफ सेंटर इज ऑल्सो जीरो। मतलब रिजल्ट बिल्कुल वैसे वैसे निकले हैं। फिर से लिख देता हूँ तुम्हारे सामने रिजल्ट क्या निकले हैं, देखो तो। यानी आपका ई आउटसाइड में निकला था के क्यू अपॉन ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर वेर आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, बोलो भैया। दूसरा ई ऑन सरफेस निकाला था आपने, निकाला था के क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर इजकल टू आर था यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ई इनसाइड अगर आप लोग देखते हो तो वो तो आपका जीरो है, और ई सेंटर पे देखते हो तो वो भी आपका जीरो है। यानी ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, ये तीसरा रिजल्ट और ये चौथा रिजल्ट, सारे रिजल्ट की भरमार आ गई हमारे पास में। अगर मैं एक ही रेडियस के बहुत सारे स्फीयर लेता हूँ, एक ही रेडियस के बहुत सारे स्फीयर लेता हूँ, तो सबकी सरफेस पर सबको चार्ज सेम देता हूँ, सबकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होने वाली है? सेम आने वाली है। लेकिन एक छोटा लूँ, एक बड़ा लूँ और एक बहुत बड़ा लूँ, तो जो सबको चार्ज सेम देता हूँ, तो जो सबसे बड़ा लिया गया था उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। ये कंपेरिजन कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। बट एक ही स्फीयर था, मेरे पास तो है ही नहीं, अपन तो बिल्कुल कंगाल है साहब, एक ही स्फीयर लेके बैठे हुए। तो एक ही स्फीयर पे क्या बात करेंगे कि सेंटर पे जीरो है, इनसाइड जीरो है, और बाहर अगर देखते हैं तो वैल्यू लगातार डिस्टेंस बढ़ने के साथ में कम हो रही है, और सरफेस पर इन सब में बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। और एक और बात, अगर आप लोग इसमें ग्राफ खींचोगे तो एक बात जो ग्राफ में आएगी वो बिल्कुल साफ पता लग रही है। कौन सी बात पता लग रही है आपको? कि ग्राफ बिल्कुल आपका कैसा आ रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा आ रहा है जैसा कि शेल का आया था। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं रिजल्ट में ही कि बाहर स्थित पॉइंट्स के लिए, यानी जो बाहर सिचुएटेड पॉइंट्स है उनके लिए, और सरफेस में जो पॉइंट है उनके लिए आपके पास स्फीयर में फैला हुआ सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे हो, ठीक है नहीं? अंदर का रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। ग्राफ खींच देते हैं, आ जाओ जी। यहाँ आर छोटा है आर से, यहाँ आर इजकल टू आर है, और यहाँ आर बड़ा है आर से, ठीक है। ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू आ गई। यहाँ जी लो, 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 यहाँ भी जी लो, यहाँ पे भी जी लो, यहाँ पे भी जीरो है, बट सरफेस पे हीरो है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। डॉटेड लाइन से बताना, ठीक है। और उसके बाद में चल भैया चल, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से बताना, और ऐसा कैसा आप इधर भी खींच सकते हो जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ अपना खत्म होता है कौन सा वाला? सॉलिड चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। यानी अब हमारा इस काम को हम लोग कर चुके हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा बताना पड़ता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चार्ज दिया था मैंने तो भाई सॉलिड कंडक्टर स्फीयर को, सॉलिड को दिया था, बट इसमें सारा चार्ज सरफेस पे कैसे पहुंच गया, तो उसका लॉजिक, उसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूं। टू अटेन स्टेबिलिटी उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम होगी जहां पर की डिस्टेंस मैक्सिमम, और किसी भी गोले में दो चार्जेज के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस अगर होगी तो कहाँ होगी? सरफेस होगी। दैट्स वाई सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस जाएगा। बाकी इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें दम है नहीं, ठीक है। कल आप लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में अपन लोग देखेंगे कौन सी वाली चीज़ को, वो देखेंगे आप लोग नॉन कंडक्टिव स्फीयर। और नॉन कंडक्टिव स्फीयर इस टॉपिक का, इस पार्ट का है ना, सबसे अच्छा टॉपिक कहलाता है जनरली, ठीक है। तो उसको आप लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिएगा, बाय। फिर मिलेंगे अपन लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, नॉन कंडक्टिव स्फीयर के ऊपर, ठीक है भाई।